मैं प्रोफेसर संतोष, अब आपसे हम सब लोग समझना चाह रहे हैं कि प्रोफेसर संतोष, आप बात सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही? जी जी, मेरी बिल्कुल आवाज? बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं आपसे हाँ। जी जी, आप पहला वक्तव्य मैं आप ही से समझ लेना चाह रहे थे हम लोग कि ये सरकारी आंकड़े बनाम जमीनी हकीकत जो है, क्योंकि आपने इसमें खूब लिखा है, इधर आप खूब बोल भी रहे हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को आम भाषा में, क्योंकि सरकार तो कहती है कि बहुत अच्छा चल रहा है, सरकार कहती है कि आप कार खरीदने जाके मर्सिडीज खरीद लीजिए, यहाँ 10 बिकती थी, आप 1,000 बिक रही हैं, खाना खाना है तो 5 स्टार नहीं 7 स्टार में खाइए, वहां जीएसटी कम हो, मतलब कुछ अजीब अजीब तरह की बातें। आम आदमी के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, और मेरे गांव में रहने वाले मेरे बाकी साथियों के लिए आप जरा समझाइए ये आंकड़े और जमीनी हकीकत। जी, तो जहां आत्मजीत सिंह जी ने खत्म किया था मैं वहीं पिकअप करता हूं, जो अभी आपने सवाल भी पूछा कि एसयूवीज और मर्सिडीज तो खूब बिक रही हैं, और मगर स्कूटर नहीं बिक रही, और मारुति आल्टो नहीं बिक रही। तो ये आंकड़े कई महीने से, मतलब इस पूरे साल भर में यही आंकड़े, मतलब एक तरफ तो सरकार बोलती है कि रिकवरी हो गई इकोनॉमी की, और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, और दूसरी तरफ ये साफ आंकड़े आ रहे हैं कि लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं, इसी वजह से वो स्कूटर और उसकी मारुति ऑल्टो की छोटी गाड़ियों का मांग नहीं बढ़ रही है। देखिए, मोटी बात ये है कि पिछले 22 साल से हम सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी थे, वैसे ही ये सरकार आपको ये नहीं बताती। वो तो क्योंकि चीन ने अपनी ग्रोथ रेट स्वयं कम कर ली है, और कुछ कारणों से कम भी हुई है, उनमें अगर आपको रुचि होगी तो मैं बता सकता हूं क्यों, मगर उन्होंने खुद कम कर ली है भाई। तो भाई, अगर भारत की अर्थव्यवस्था में संकुचन आया था 2020 में, क्योंकि एक बेतरतीब राष्ट्रीय लॉकडाउन जारी कर दिया था 4 घंटे की नोटिस पे, तो इस अगर संकुचन आया और चीन में संकुचन नहीं आया तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी हो गए, तो उसमें काहे को छाती ठोक ठोक करके दुनिया को बता रहे हैं? उसका कोई मतलब नहीं है। और पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था का जो बात है, मैं ये भी बता दूं कि ये पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था तो हम अभी तक हो गए होते अगर हमारी विकास दर 8% बनी रही होती, जो 4 और 14 के बीच में थी, 10 साल थी यूपीए की सरकार में। वो तो इस सरकार में गिरी है, 5.7% हो गई है। तो जब जब विकास दर गिरेगी, तो जो ये सरकार कहती थी कि हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे 24-25 तक, अब वो स्वयं कह रही है 30-31 तक होंगे। वो देखते हैं, उम्मीद है कि हो जाएंगे, मगर पॉइंट ये है कि अगर हम 8% पे की रफ्तार पे चल रहे होते अभी तक, जो नहीं चल रहे हैं, जैसे आत्मजीत सिंह ने भी बताया, और सुब्रमण्यम स्वामी कहते ही रहते हैं, तो हो गया होता। और फिर बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ी हुई है, जो भी ये सरकार कहने की कोशिश करे। मैं अभी यहीं रुकता हूँ, फिर आप पूछिएगा तो रोजगार के बारे में वो मैं बता सकता हूँ। के दो पक्ष है, मैं फिर से उसको नया सवाल भी ऐड कर दे रहा हूं। जो इन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट अगेंस्ट गवर्नमेंट में हमारे अडानी साहब कॉर्पोरेट हैं कि गवर्नमेंट हैं, कि कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट दोनों हैं, एक इस थ्योरी के हिसाब से। दूसरा, जो अगर सरकार जब चाहती है तो गैस सिलेंडर का दाम कम कर देती है, पेट्रोल डीजल का दाम कम कर देती है इलेक्शन को देखते ही, तो इसका मतलब इसकी कोई जब चाहे सरकार कर सकती है। तो ये इस खेल को कैसे, मतलब आम आदमी को कैसे समझ में आएगा कि ये तो सरकार इसको बढ़ा रही है और उसको कोई ऐसी जरूरत है नहीं, वो चाहे तो कम कर सकती है। जी, तो मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये सरकार आज चाहे
तो मुद्रास्फीति की दर जो है, महंगाई की दर, उसको कम कर सकती है। और उसका कम करने का एकमात्र तरीका है कि पेट्रोल और डीजल पे और गैस पे दाम गिरा दिया जाए, क्योंकि ये तीनों पदार्थ इनपुट हैं हम सिर्फ लाइटिंग और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं, मगर इनपुट हैं ट्रांसपोर्टेशन में, जिसका योगदान जाहिर है सारे पदार्थों और सारी सर्विसेज पे होता है। तो यानी कि अगर ये टैक्सेस अपने कम कर दें, और केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि राज्य सरकार का जो टैक्स पेट्रोल और डीजल पे होता है उसकी मात्रा कम होती है, केंद्र की ज्यादा होती है। और केंद्र बड़ा होशियारी से पिछले कई सालों से सेस द्वारा बढ़ा रहा है। वो टैक्स नहीं बढ़ाता, वो एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाता, वो सेस द्वारा बढ़ाता है। उसको मालूम है कि सेस राज्य सरकारों के साथ बांटने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और ये सरकार आप पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि मजबूर होकर के फिर एक तो महंगाई बढ़ रही है, जिसके बारे में हम सब बात चर्चा करते हैं और इंडिया अलायंस बात करती है, और तो उसका नुकसान ये थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि ये कहते हैं हमने तो एक लाभार्थी वर्ग तैयार कर दिया, हम अनाज दे रहे हैं, हम पीएम किसान दे रहे हैं इत्यादि। और इसी वजह से दिखावे के लिए इलेक्शन से पहले वो पेट्रोल डीजल का दाम इलेक्शन से पहले गिरा भी देते हैं। मगर सवाल ये हमें पूछना चाहिए, आम आदमी को और इंडिया अलायंस को पूछना चाहिए, और हमारे आम जनता को मालूम होना चाहिए कि ये स्थिति पहले क्यों नहीं थी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले स्थिति मतलब 100 रुपए का पेट्रोल कभी बिका है या डीजल पेट्रोल 90 से ऊपर का बिका है, कभी नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यूपीए की पिछली सरकार जब $100 प्रति बैरल से ज्यादा दाम अंतरराष्ट्रीय होता था, वो अब घट करके 80 हो गया है। और ये सरकार का 10 साल में से 9 साल में से 7 साल तो बहुत कम दाम रहा है अंतरराष्ट्रीय दाम। उसके बावजूद ये कभी 70-80 के नीचे नहीं आया, और अब तो 100 के ऊपर है। वो इसी वजह से है कि ये जब सरकार आई, दोबारा जब आई नहीं सॉरी पहली बार जब आई, तो ग्रोथ रेट कम हो रही थी, जो मैं पिछली बार आपको बता रहा था अपने पिछले वक्तव्य में। तो ग्रोथ रेट कम हो रही थी, तो टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा था हर किस्म का। फिर इन्होंने जब साइलेंट फिस्कल क्राइसिस कोविड से पहले चल रही थी, और फिर इन्होंने क्या किया कि कोविड से बिल्कुल पहले 19 में मिडिल क्लास का वोट जीतने के लिए फरवरी के बजट में 19 में इन्होंने पर्सनल इनकम टैक्सेस की रेट्स को बदला, जिससे लाखों की संख्या में जो पर्सनल इनकम टैक्स देते भी थे, चाहे कम मात्रा में देते थे, वो सब बाहर हो गए। तो उससे इनको नुकसान हुआ, पहली बात। फिर 5 ही महीने बाद, शायद जुलाई अगस्त में, इन्होंने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट घटा दी, 30% से ले आए 25%। इसका असर यह हुआ कि वे 1,45,000 करोड़ सालाना का नुकसान सरकार को होने लग गया। ऐसी स्थिति में तब तक देखिए, ध्यान रहे कि अंतरराष्ट्रीय पेट्रोल डीजल का दाम कम था, मतलब क्रूड ऑयल दाम कम था। ये बहुत फायदे में रही है सरकार साहब, 7 साल बहुत कम था अंतरराष्ट्रीय दाम। और सारा जो विंडफॉल गेन इनको हुआ, वो सब्सिडीज को इन्होंने बचा करके इन्होंने जम करके पीएम किसान और लाभार्थी वर्ग को बढ़ाया। और जहां कमी पड़ रही थी, तो वहां इन्होंने, जैसे अभी पहले हम लोग कह चुके हैं, 55 लाख करोड़ से इन्होंने डेट अपनी 185 लाख करोड़ 9 साल के अंदर कर ली। ये सब इसी वजह से हुआ क्योंकि पहली तरफ तो पर्सनल इनकम टैक्स घटाया, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स घटाया, और ग्रोथ रेट कम हुई। तो
इसी वजह से बोरो भी करना पड़ा, इसी वजह से हमारे ऊपर पेट्रोल डीजल का दाम भी, और जबकि इनको विंडफॉल गेन हो चुका था अंतरराष्ट्रीय दाम गिरने पे। तो मतलब जो बात पहले कही गई कि इनके पास अर्थशास्त्री नहीं है, ऐसा नहीं कि इनके पास अर्थशास्त्री नहीं है। ये असली बात यह है कि हर आर्थिक निर्णय इस सरकार में राजनीतिक कारणों से लिया जाता है। ऐसा कोई आर्थिक निर्णय नहीं है। और मैं 40 साल से सरकारों को देख रहा हूं, देश में देख रहा हूं, दुनिया में देख रहा हूं, मगर ये एकमात्र हमारे देश के इतिहास में वो सरकार है जिसके सारे निर्णय, एक निर्णय मैं आपको नहीं बता सकता जो राजनीतिक कारणों से न लिया गया हो, जिसका कोई आर्थिक आधार है ही नहीं। तो अगर बेरोजगारी है, ग्रोथ रेट कम हो रही है, महंगाई बढ़ी हुई है, तो सुब्रमण्यम स्वामी कोई गलत थोड़ी ना कह रहे। हम सब वही कह रहे हैं हुजूर, बाहर बैठे हुए, क्योंकि ये किसी की सुनने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि इनकी लॉजिक ही अलग है भाई। ये गुजरात मॉडल है आनंद जी, गुजरात मॉडल जो बड़ा हमको 20 साल 15 साल बताया गया।